अपना अपना एक्सपीरियंस है। और इस बीच स्वागत कीजिए, ये चंदा है, ये भी आकाशवाणी के अनाउंसर हैं और ये और अभी का विभाग से हैं। बहुत अच्छी अनाउंसर और कंपेयर हैं चंदा। तो अगर हम लोग एक्सपीरियंस की बात करें, अभी हम लोग रेडियो अनाउंसर बनने के बारे में जाने, कंपेयर बनने के बारे में जाने और स्टेज अनाउंसर बनने के बारे में जाने, इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर बनने की भी बात हुई, इंटरव्यू लेने की बात हुई। अगर आप कुछ लिखते हैं, अभी जो बात निकल रही है कि आजकल के बच्चे भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, अर्पिता भी लिखती है, अवनीश भी लिखते हैं, गौरव लिखते हैं, गुरदेव सर लिखते हैं, आनंद कौन है, आनंद भी लिखते हैं। जरूर हम आपकी भी बात सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। तो लिखिए, खूब लिखिए, खूब लिखिए, क्योंकि रेडियो में भी अगर आप जाते हैं, जैसा मैंने आपको अपनी एक कमजोरी के बारे में भी बताया कि मैं शेरो शायरी नहीं कर सकती, मुझे याद नहीं रहता, लेकिन हिंदी की कविताएं मुझे याद रहती हैं। हिंदी की जो पंक्तियां होती हैं मुझे याद रहती हैं, चाहे वो महादेवी वर्मा की कविताएं ही क्यों ना हो, क्योंकि वो मेरे इंटरेस्ट का है। तो आपके इंटरेस्ट का जो भी है आप लिखिए, वो कहीं भी काम आ सकता है। ऐसा नहीं कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुर्बा जोड़ा, वो आप नहीं करेंगे कि कोई जिला प्रशासन का कार्यक्रम है और आप उसमें सांसद और डीएम आए हुए हैं और आप उसमें शेरो शायरी शुरू कर दें, वो नहीं होता है। कई बार स्टेज पर प्रोग्राम होता है ना कि कलाकार आते हैं और गजल गायक रहते हैं, फिल्मी गाने होते हैं, उस कार्यक्रम में आप श्रोताओं को जोड़ने के लिए शेरो शायरी का खूब इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो जो श्रोता वर्ग होता है ना, वो उससे जुड़ेगा। लेकिन यही आप किसी साहित्यिक कार्यक्रम में गए, कल अनिका विभाग का एक कार्यक्रम था, वहां पर अगर आप शेरो शायरी करने लगे तो फिर आप वहां पर नहीं चलेंगे। आपको वहां पर साहित्यिक बातें ही करनी होगी और वहां पर भी महादेवी वर्मा की कविता नहीं चलेगी। आप अंगिका के बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं, अभी हमारे यहाँ डॉक्टर अमरेंद्र हैं, आप उनकी कविताएं अगर पढ़ेंगे, कट पर जो उन्होंने लिखा है महाकाव्य, आप अगर उसे पढ़ लें, निश्चित रूप से आप प्रभावित होंगे। आप उसके बारे में बोलिए। और हमारा जो ये अंग क्षेत्र है ना, ये इतना विस्तृत है, इतना समृद्ध है कि अगर आप उससे जुड़ा कोई कार्यक्रम हो ना, तो आपका बोलना कभी खत्म हो ही नहीं सकता है। बहुत कुछ है, लेकिन बात घूम फिर करके वही पढ़िए और खूब पढ़िए। मैं बार बार आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि खूब पढ़िए। चंदा कई बार मेरा कार्यक्रम जब सुनती है एज ए श्रोता, चंदा मुझसे बोलती है, दीदी कहाँ से लाती है सारा मटेरियल, आप अनु कपूर वाला प्रोग्राम देखती है क्या, उससे लिखती है? तो मैंने कहा नहीं, अनु कपूर वाला प्रोग्राम भी मैं देखती हूँ, ऐसा नहीं है कि रेगुलर देख पाती हूँ, लेकिन ये मेरा अपना इंटरेस्ट है, मैं लिखती हूँ। मेरी एक कॉपी जिसमें मैंने बहुत सारा लिख रखा है, एक बार छूट गया था, मैं मॉर्निंग ड्यूटी में थी, चंदा दिन की ड्यूटी में थी, मेरा वो छूट गया। चंदा मुझे फोन करती थी, दीदी बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा है, क्या करें, आपकी कॉपी मिली है, हम सब चुरा लेते हैं। हमने नहीं, ये मैं नहीं दूंगी, तुम उसको लिख लो, लेकिन ये कॉपी मैं नहीं देने वाली, बहुत मेहनत से मैंने इसे लिखा है। तो ये होता है आपका अपना इंटरेस्ट। आप सामने वाले को क्या दे रहे हैं, ये पहले आप खुद के अंदर रखिए, तभी आप सामने वाले को दे पाएंगे। परसों बिजली विभाग का कार्यक्रम था, मैंने आपसे कहा, तो मुझे दिया गया एक पम्फलेट जो सारे लोगों को, जितने भी लोग वहां आए थे, सबको दिया गया था। तो फिल्म के रूप में मैं उसी को ले रही थी और उससे पढ़ रही थी, लेकिन उसमें जो वर्ड्स थे, विपत्र का मतलब हर कोई नहीं समझेगा ऐसे, और बहुत भारी भारी हिंदी का वर्ड, तो आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि उसको तुरंत अपनी भाषा में बोल सके, क्योंकि जो एक सामान्य उपभोक्ता आया है गांव का, वो बहुत बात नहीं समझेगा। आप उसको समझाइए कि सरकार ने आपके लिए जो ये दिया है, तो वो अब कैसे लागू होगा। अगर आपने 125 यूनिट बिजली उपयोग कर लिया है, तो 126वां क्या होगा, वो उसमें लिखा हुआ, लेकिन उसको आपको
भाषा में उसका अनुवाद करके आपको उसको बताना होगा। ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि बहुत क्लिष्ट हिंदी अगर आप बोलेंगे ना, हर कोई नहीं समझेगा। आप ऐसी भाषा बोलिए जो कि सब कोई समझे, क्योंकि वहां पर जो कार्यक्रम था उसमें गांव के भी लोग आए हुए थे। कई गांव के लोग ऐसे थे जिन्हें जिला प्रशासन की ओर से इनवाइट किया गया था, बुलाया गया था, वो सम्मानित लोग थे वहाँ के। तो आपको अपनी बात बहुत सहज भाषा में उनको बतानी होती है, आपको ये भी बताना होगा। 26 जनवरी 15 अगस्त का कार्यक्रम होता है टाउन हॉल में, कई लोग उसके लिए ऑडिशन भी दे करके आए हैं। उसमें आपकी जो शेर व शायरी है और जो कविता है और देशभक्ति के बारे में पढ़िए, खूब पढ़िए। अभी कल के कार्यक्रम में मैंने गुलदस्ता में मैंने हर घर तिरंगा अभियान पर एक स्पेशल प्रोग्राम किया। उसमें फिल्मी गाने मैंने चुने, जो फिल्म जो देशभक्ति गीत हो, जो फिल्म से हो, वही गाने मैंने चुने। इसके अलावा भगत सिंह की कहानी, जब भगत सिंह फांसी चढ़ने जा रहे थे और उन्होंने वंदे मातरम इनकलाब का नारा लगाया, और तिरंगा में जब तिरंगे की बात उन्होंने की कि ये तिरंगा हमेशा फहराता रहेगा, तो एक अंग्रेज अफसर ने कहा कि ये तिरंगा तो तुम्हारा एक दिन देखना सड़कर फेंका जाएगा। उन्होंने कहा ये हमेशा फहराएगा और बहुत ऊंचा फहराएगा। और उसके बाद वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़े, आप सभी जानते हैं। उसके बाद उनका जब शव तिरंगे में लपेट कर लाया गया, तो देशवासियों के अंदर जो उत्साह पैदा हुआ, उमंग पैदा हुआ और एक जज्बा पैदा हुआ कि हम भी इसी तरह से एक दिन तिरंगे में लपेटे जाएं, ये भावना उनके अंदर पैदा हुई। इस कहानी को मैंने रेडियो की भाषा में कल सुनाया। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद के बारे में कि जब उनकी आखिरी गोली बची थी, जब अल्फ्रेड पार्क में वहाँ पर घमासान चल रहा था अंग्रेज अफसरों से लड़ाई, तो चंद्रशेखर आजाद जी ने कसम खाई थी कि मैं अंग्रेजों की गोली का शिकार नहीं करूंगा। तो जब आखिरी गोली उनके पास बची, उन्होंने अपने साथियों को बोला कि तुम लोग दीवार फांद कर निकलो, और आखिरी गोली उन्होंने अपने माथे यहाँ पर खा ली। और वो अपना जो उनका जो एक मन में था, उनकी जो कसम थी कि मैं अंग्रेज अफसरों के गोली का शिकार नहीं बनूंगा, उन्होंने खुद को अपने प्राणों का उत्सर्ग किया देशभूमि के लिए। तो ये सारी कहानी कहाँ से आएगी आपके मन में, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं और अपनी भाषा में नहीं। अभी मैंने आपको यहाँ की भाषा में बताया, रेडियो पर जब आप बोलेंगे तो रेडियो की भाषा होगी, स्टेज पर जब आप बोलेंगे तो स्टेज की भाषा होगी। 17 मिनट में तो ये एंकर के साथ साथ एक आर्टिस्ट या जो भी कलाकार परफॉर्म करे उसको भी जरूरी होना चाहिए। बिल्कुल सबके लिए बिल्कुल। हम लोग नाटक आर्टिस्ट भी हैं, विजय भैया उस दिन बताए थे कि हम लोग नाटक आर्टिस्ट भी हैं, ड्रामा आर्टिस्ट भी हैं। और ड्रामा में और अनाउंसर में और एंकर में बहुत का अंतर हो जाता है। एंकर में आपको कभी रोना नहीं पड़ेगा, चिल्लाना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप ड्रामा आर्टिस्ट हैं आपको रोना भी होगा। आपको एक पागल का रोल भी दिया जा सकता है और आपको वो करना होगा। हम लोग एक नाटक कर रहे थे, रेडियो का ही नाटक था। उसमें लड़ना था दो पड़ोसन को, मेरे लिए बहुत मुश्किल, क्योंकि मैं घर में भी कभी जोर से नहीं बोलती। लेकिन उस दिन की जो लड़ाई थी मेरी, बहुत मजेदार लड़ाई थी, छाव वाली लड़ाई थी। कूड़ा तुम फेंके नहीं, हाँ मैं फेंका, हम कहाँ फेंके, मैंने नहीं फेंका, कूड़ा तुमने फेंका। तो जो एक दो पड़ोसन की लड़ाई थी और स्वच्छता को लेकर वो नाटक था, तो बहुत जोरदार लड़ाई लड़ी थी। तो ये भी आपको करना पड़ सकता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है नाटक में कि आपको अपनी आवाज भी बदलकर बोलनी पड़े। एक आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं है और तो नाटक की रिकॉर्डिंग होनी है। एक बार एक ऑडिशन चल रहा था, ड्रामा ऑडिशन, और मुझे मेरी ड्यूटी अंदर लगी थी क्यू देने के लिए। तो वो उस दिन बच्चों का था ऑडिशन फर्स्ट हाफ पे। तो एक बच्चा आया, उसको जो दिया गया उसके साथ उसकी दादी का डायलॉग था। तो दादी का डायलॉग उस बच्चे को पढ़ना था, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, बच्चा तो बच्चा का अच्छा से पढ़ेगा ही। दादी का डायलॉग उसको पढ़ना था और मुझे उस बच्चे का डायलॉग पढ़ना था।
तो वो तो बेचारा बच्चा है, छोटा बच्चा है, मैंने क्लू दिया, दादी माँ मुझे बहुत मन करता है, मुझे भी गुब्बारे लेने, दादी माँ दिला दो ना, दादी माँ प्लीज, दादी माँ प्लीज, दादी माँ दे दो ना गुब्बारे, दादी माँ मुझे भी गुब्बारे नहीं, दादी माँ प्लीज, हाँ नहीं दो ना दादी माँ। दादी माँ बोल रही है मेरे पास पैसे नहीं, प्लीज दादी माँ प्लीज मुझे गुब्बारे ले, दादी माँ प्लीज। आवाज को आप अभी तो मैं ठीक उस तरह से नहीं बोल रही हूँ, लेकिन रेडियो का एक माहौल हो जाता है, दादी माँ दादी माँ, तो ये भी आपके अंदर होना चाहिए। आप कहाँ से इसको लाएंगे? प्रैक्टिस से लाएंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, और ईश्वर करे आप सभी अपने अपने क्षेत्र में। इस बीच में पूर्णेंदु सर को भी एक बार यहाँ बुलाना चाहती हूँ। पूर्णेंदु सर हैं, वो भी अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बेटा कि पिछले पहले दिन का तो व्हाट्सएप का एक 55 में आने का सवाल प्राप्त विश्वविद्यालय के पूरे सहयोग से, और 2 दिन से लगातार अपने नियत समय से हम लोग इस माहौल में हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। फिलर की बात चल रही थी, बहुत अत्यधिक घुमाना फिराना नहीं है, क्योंकि मंच संचालन में बहुत ही सक्रिय रहा हूँ पिछले 4-5 साल 6 साल में। तो जो एक्टिव मंच होता है तो, और उसमें फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरह के मंच मेरे हिस्से आए हैं। मतलब आप क्या लीजिए कि स्टेज प्रोग्राम सबसे संबंधित भी मंचों का संचालन मैंने किया, और प्रशासनिक मंच होते हैं जहाँ की डिसिप्लिन अनुशासन सबका एक बहुत रोल होता है, महत्वपूर्ण रोल होता है। उन सारे मंचों पर मुझे रहने का अवसर मिला है। तो अक्सर कुछ चैलेंजेस ऐसे आते हैं, जैसे एक बार नेहरू युवा केंद्र का संचालन चल रहा था यहाँ पे वृंदावन हॉल में। वहाँ परिस्थिति ऐसी आई थी कि वहाँ लगभग 600 से 700 बच्चे आ गए थे। उनको गांव से लाया गया था, सभी छोटे छोटे बच्चे। वो मतलब इतना शोर कर रहे थे, सारा साउंड सिस्टम फेल था। वो इधर से उधर जा रहा था, उधर से उधर जा रहा था, और मंच भी संयोजित नहीं था उन लोगों का। कार्यक्रम क्या होना है, बस उनको ये खाना पूर्ति करनी थी कि उनको बच्चों को बुला लेना है, उनको खिला पिला के विदा करना, कुछ इस तरह से। उस दौरान संचालन मेरा ही था। उस चैलेंज को टैकल करने के लिए फिलर के रूप में मैंने क्या किया कि मैं मंच से सीधे नीचे उतर गया और उन बच्चों के बीच चला गया। सबसे जो बदमाश बच्चे थे, जो सबसे ज़्यादा उड़न थे, मैंने सबसे पहले उनसे बातचीत शुरू की। ठीक है, कहाँ से हो, बिल्कुल उनको डिमोरलाइज नहीं करना है, उन पक्षों पे बात करना है कि जो वो कर रहे हैं ना उसको जस्टिफाई कर देना है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, कि वही सही है। जैसे धांधी बेलगाड़ी में मेरा संचालन अभी चल रहा था रिसेंटली, तो आप समझ गए कि नीचे जाके आप ऑडियंस से भी बात कर सकते हैं आराम से। ये भी एक अच्छा फिलर का काम करता है। आपको जो भी लग रहा है, जैसे कुछ ऑडियंस बहुत ही उत्साहित होते हैं, आपके उनके चेहरे को देख के आप पता कर लेंगे कि आपसे बात करना चाहते हैं। उनको अगर एक बार कोई पिन कर दे, कोई नॉक कर दे, तो शायद वो मंच पे आके बोलने लगे। तो आपको उनके पास चले जाना, क्योंकि मंच की तो अपनी गरिमा है। आप यूं ही किसी को उठा के तो मंच पे नहीं डाल सकते, क्योंकि वो तो आयोजक और आपके बीच का एक अलग डिस्टर्बेंस हो जाएगा। लेकिन आपको तो किसी ने नहीं रोका है वहाँ तक जाने का, तो आप पर्सनली उनसे जाके बात कर सकते हैं। पहला चीज़ ये। धांधी बेलगाड़ी में भी अभी मेरा संचालन चल रहा था 2 तारीख से लेकर 9 तारीख तक जिला प्रशासन का। तो वहाँ भी कई चैलेंजेज आए, जैसे कि कार्यक्रम 9 बजे खत्म होना था मैम, तो 9 बजे 2-4 वो ड्रिंक करके लोग आ गए वहाँ पर। ठीक है, और 9 बज के कुछ मिनट पर जब कार्यक्रम सब कुछ बंद हुआ तो वो बोले कि आप इधर आइए। तो बोलते हैं कि एक परफॉर्मेंस और करवाइए। अब ना तो वहाँ पे कलाकार अवेलेबल है, ना कोई अवेलेबल है। उसने बहुत ही रफली मेरे से कहा कि तो तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम ये बताओ, और तुम कौन होते हो जो नहीं करवाओगे। वैभव गवाह है, तबला बदन पे वही था वहाँ पे। तो मैंने उनसे कहा कि अभी आप नशे में हैं, तो इसलिए आप नहीं पहचान रहे हैं कि हम आप ही के आदमी हैं। अभी ठीक से आप हमको नहीं पहचान पा रहे हैं, तो हम आप ही के आदमी हैं। आप सुबह फिर एक बार मेरे से मिल लीजिएगा, और कल आप आइए, कल आपके लिए हम अलग से 3-4 परफॉर्मेंस करवाएंगे। और ऐसे करके उनको 2 तारीख से लेकर 2, 3, 4 3 दिन तक उनको टालते 4थे दिन के बाद से हो गया बोले
वहाँ पे अगर हम रिजिड हो जाते, अपने ईगो में आ जाते, अननोन प्लेस है, तो कल किस राजीव सर ने कहा कि तनातनी वाला माहौल बन सकता है। बातचीत सबसे सुंदर है। पूरे कार्यक्रम का अगर निचोड़ हम बोले पूरे संचालन, तो आपको 2 चीज़ों पे बार बार फोकस किया जाए, पढ़ना लिखना और तीसरी बातचीत। एक संचालक होने के नाते आपको आकस्मिक बातचीत के लिए हर समय तैयार रहना पड़ेगा। किसी से भी बातचीत करनी पड़ सकती है और वो सबसे बेहतरीन फीलर होगा, क्योंकि बाकी चीज़ें रटी रटाई हैं। बाकी चीज़ें वो हैं जो आपके परिस्थितियाँ इतनी विपरीत हो जाएंगी मंच की कि शायद आप जो याद है वो भी भूल जाएं। कहानी का निचोड़ क्या है, कोई कहानी आप शुरू करेंगे, कहानी का निचोड़ क्या है, उससे पहले ही आप खत्म हो जाएंगे, आप फोकस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो लाइव बातचीत है उसमें आपको ढेर सारे कंटेंट मिलेंगे। तो एज ए संचालक एक मेरा आपसे मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इसको भी प्राथमिकता में मतलब इसको एक ऑप्शन में, एक विकल्प के रूप में रखें कि अगर चीज़ें बहुत खराब चल रही है मंच पे, तो आप बातचीत के माध्यम से अपने कार्यक्रम को आगे लेके जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णेंदु सर की जो बात हुई ना, उससे एक चीज आप लोग निकालिए कि अगर आप ऑडियंस के बीच जा कर के बात करते हैं तो वो उसको आप बाइफरकेट कीजिए कि आपका प्रोग्राम क्या है। अगर ये गवर्नमेंट प्रोग्राम है, जिला प्रशासन का कोई भी, तो उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते। पूर्णेंदु सर भी समझ रहे हैं इस बात को। हाँ, अगर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है अलग से, जैसा कि मैंने कहा कि बाहर के गायक आते हैं या कुछ भी, या फिर कोई सम्मान कार्यक्रम है जैसे लोकार्पण समारोह होता है, उसमें अगर आप जैसे श्रोता बोर होने लगते हैं, पीछे बैठे जो श्रोता है, सबको तो इंटरेस्ट नहीं होता हर कार्यक्रम में, तो आप उनमें से किसी एक ऑडियंस को आप माइक थमा सकते हैं। 2 माइक का सेट होता है और आप उस समय उनसे बातचीत कीजिए। आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है और आप यहाँ कैसे आए, और ये किताब आपने पढ़ी है, या फिर किसी सिंगर को जैसे सुन रहे हैं हम लोग, उस समय शोरगुल भी होता है, आप रोक करके बोल सकते हैं कि क्या आपको अच्छा लग रहा है हमारा कार्यक्रम। आप बोलिए, आप बहुत जोर जोर से ताली बजा रहे थे, आपको क्यों अच्छा लग रहा है ऐसा कार्यक्रम, क्या आपने इनका कार्यक्रम पहले भी सुना था। कोई भी सिंगर अगर आते हैं, मान लीजिए बहुत छोटे सिंगर से ही हम बात करते हैं, कोई भी पिछले दिनों जैसे भागलपुर में विनोद राठौड़ भी आए थे और वो बहुत सारे लोग आए हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप कैसे आए यहाँ, क्या उत्सुकता थी आपको, इनके बारे में आप जानते थे, कुछ भी ऐसा, तो आप ऐसा कर सकते हैं। पहले शारदा संगीत सदन में कार्यक्रम होता था 14 अप्रैल को हर साल, हम लोग वहाँ जाते थे, तो उसमें देश विदेश के आर्टिस्ट आते थे और उसमें हम लोग श्रोता को ऐसे ही जोड़ते थे, क्योंकि वो सारी रात का प्रोग्राम होता था, क्लासिकल का प्रोग्राम होता था, क्लासिकल डांस और क्लासिकल सॉन्ग और प्लस गजल, तो नींद आने लगती थी सबको, तो हम लोग उसमें ऐसे ही जोड़ते थे, क्योंकि हर कोई नहीं समझेगा कि क्लासिकल अगर 1 घंटा चल रहा है तो उसमें आनंद आए, हर किसी को ऐसा नहीं होता है, तो हम लोग उसमें जोड़ते थे कि आप आए हैं, कैसे आए, ये प्रोग्राम होता है। कभी आपने इसके पहले क्लासिकल का देखा था, सितार वादन देखा था, सितार वादन ही देखने आप क्यों आए, आप इस समय आ रहे हैं इतने से इतने बजे तक सितार वादन का, तो ये श्रोता को जितना आप जोड़िएगा आपके कार्यक्रम की सफलता उतनी बढ़ेगी। लेकिन ये जिला प्रशासन के कार्यक्रम में ये नहीं हो सकता है, सांसद है, वहाँ पर जिलाधिकारी है, विधायक है, आप ये काम नहीं कर सकते हैं। और अगर खुला मंच है तो उसमें आप जरूर कर सकते हैं, कीजिए, उसमें और भी आपका जो स्किल है वो दिखेगा। स्टेज अनाउंसमेंट में बहुत ज़्यादा स्किल नहीं आप दिखा सकते हैं जिला प्रशासन वगैरह के कार्यक्रम में, फिलहाल के समय में या फिर किसी सिचुएशन को संभालने में। एक बार एक रेलवे का कार्यक्रम था, अधीर रंजन दास थे उस समय रेलवे राज्य मंत्री, वो आए थे प्लेटफॉर्म नंबर 2 में जो सीढ़ी बनी थी उसका उद्घाटन करने, तो स्टेज बना हुआ था और बहुत ऊंचा स्टेज बना था। जिस समय यहाँ पर जो कांग्रेस के उसमें जिलाध्यक्ष थे वो आए, उनके साथ पूरी फौज आ गई स्टेज पर अधीर रंजन सर से मिलने के लिए, उनको बुके देने के लिए, और मेरी हालत ये थी कि मैं स्टेज से अब गिरी और तब गिरी, एकदम किनारे में मैं पोडियम को किसी तरह पकड़कर खड़ी थी, क्योंकि वो एक फौज आ गई थी उनके साथ में। तो उस समय आपको अपने ऊपर एक संयम रखना होगा। आप आयोजक को ये नहीं बोल सकते ये कैसे हो गया, क्यों हुआ।
अभी हम गिर जाते तब क्या होता? अगर मैं गिर भी जाती, बहुत ऊंचा स्टेज था, फिर भी मुझे खुद को संयत करके अनाउंसमेंट करना था, क्योंकि मैंने जिम्मेदारी ली है वहाँ की, तो ये मेरा भी अपना काम है और स्टेज की भी मर्यादा। तो इन सब छोटी छोटी बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे ना, तो बहुत अच्छे अनाउंसर, बहुत अच्छे एंकर और स्टेज अनाउंसर आप लोग बन सकते हैं। रेडियो में भी आइए, रेडियो से जुड़िए आप लोग, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। रेडियो में सब अच्छे लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं और सारे आर्टिस्ट रहते हैं, आपको अच्छा लगेगा। रेडियो से मैं जुड़ी हूँ पिछले 31 सालों से और मुझे आज भी जब मैं ड्यूटी करके लौटती हूँ तो कभी मुझे थकान नहीं होती है, चाहे स्टेज अनाउंसमेंट भी हो या रेडियो में, एंजॉय करती हूँ हर पल को। तो मेरी शुभकामना, और समय भी मुझे लगता है अब समाप्त हो रहा है, तो मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ। इस बीच आनंद, आप आइए, अपनी एक कविता आप सुनाइए पहले।